नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम संविधान में संशोधन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। दोस्तों एमपीपीएससी हम डिस्कस कर रहे हैं। एमपीपीएससी की यूनिट नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अनुसार हमने संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, संसद और राष्ट्रपति डिस्कस कर लिए हैं। अब संविधान संशोधन डिस्कस कर रहे हैं। सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है वो टॉपिक हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। चैनल में आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। आइए शुरू करेंगे ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन संविधान में संशोधन की। संशोधन का मतलब होता है दोस्तों सुधार करना, है ना। जैसे कोई चीज़ की जरूरत पड़ने पर उसको सुधार करना, उसे ही संशोधन कहा जाता है। इतना समझ में आया। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में भी हम पढ़ेंगे। दोस्तों इस लेक्चर में संशोधन और संशोधन की प्रक्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे। तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों? क्योंकि समय समय पर जो उसमें सुधार किया जा सके, जरूरत पड़ने पर सुधार किया जा सके, इसलिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि संविधान में बदलते हुए समय और परिस्थिति के अनुसार संशोधन नहीं किया गया तो वह क्या हो सकता है दोस्तों? वह अप्रासंगिक हो सकता है। वह अप्रासंगिक हो सकता है। इसलिए यदि संविधान में बदलते हुए समय और परिस्थिति के अनुसार संशोधन नहीं किया गया तो वह अप्रासंगिक हो सकता है ना। संविधान अप्रासंगिक हो सकता है। देश में क्रांतियां हो सकती है। जो उसमें दिक्कतें हैं उसका सुधार करना बहुत जरूरी है। क्रांतियां हो सकती है, तो ये सब हो सकता है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये प्रक्रिया के बारे में संविधान संशोधन में बताया, है ना। संविधान संशोधन बताया और इस संविधान के संशोधन में एक अनुच्छेद लिख रखा कि इस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान निर्माताओं ने एक अनुच्छेद रखा और उसके तहत बताया कि जरूरत पड़ने पर इसमें संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है ना। तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है ना। कहाँ किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। ये क्वेश्चन आते रहता है, याद रखना है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है, ये याद रखना है। जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 20 में है दोस्तों। जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में दिया रखा है। 368 में दिया रखा है। तो भाग 20 याद रखना है, अनुच्छेद 368 याद रखना है दोस्तों। उसके बाद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमें यह बताती है कि वह संविधान कठोर या लचीला है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमें यह बताती है कि संविधान कठोर या लचीला है। दो प्रकार के हो सकता है, एक तो कठोर और या लचीला है करके बताता है हमको, लचीला है करके बताता है ना। तो ये समझ में आया। यदि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल है दोस्तों, यदि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल है, जटिल यानी कठोर है, तो वह कठोर संविधान कहा जाता है उसको। जटिल है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल है तो वह कठोर संविधान कहा जाता है। जैसे अमेरिका का संविधान कठोर है दोस्तों, है ना। ये समझ में आया? कुछ चीज बता रहा हूं मैं सामने। यदि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आसान है तो वह लचीला संविधान कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान, है ना। यदि संविधान संशोधन की प्रक्रिया आसान है तो वह लचीला संविधान कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। लेकिन भारतीय संविधान ना तो ब्रिटेन के समान लचीला और ना ही अमेरिका के समान कठोर है दोस्तों। अपना संविधान कैसा है? भारतीय संविधान ना तो ब्रिटेन के समान लचीला और ना ही अमेरिका के समान कठोर है दोस्तों। भारतीय संविधान में लचीला और कठोर दोनों ही गुण विद्यमान है। अपना संविधान जो है भारतीय संविधान, ये लचीला और कठोर दोनों ही गुण विद्यमान है। इसमें दोनों ही गुण विद्यमान है दोस्तों। तो भारतीय संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रिया अपनाई गई है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। कभी क्वेश्चन आ सकता है, संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? 368 में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। इसमें संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया अपनाई गई है। भारतीय संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रिया अपनाई गई है दोस्तों, है ना। 3 प्रक्रिया। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निम्न है, जैसे कि साधारण विधि द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन भी बोल सकते हैं इसको अपन। साधारण विधि द्वारा इसको बोल सकते हैं हम, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, यानी विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन। संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन या संसद के विशेष बहुमत द्वारा ही बोल सकते हैं।
अगला है संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति में संशोधन। राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति में संशोधन, इसको हम कह सकते हैं विशिष्ट बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्य। विशिष्ट बहुमत, संसद के विशेष बहुमत या विशिष्ट बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा संशोधन। आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति के द्वारा संशोधन। तो क्या समझ में आया? संशोधन में यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है तो 3 प्रकार से बताई गई है। एक साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा है विशिष्ट बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा संशोधन, यह बताया गया है। 3 विधि है। सबसे पहले देखो आप, तो समझ में आ गया, हमारे संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। एक बात याद रखना आप, हमारे संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पक्ष या विपक्ष, पक्ष हो चाहे विपक्ष के किसी भी सदन द्वारा संशोधन के प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी भी सदस्य द्वारा संशोधन के प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। दोस्तों एक बात याद रखना, संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। तो पहला हम डिस्कस करते हैं साधारण विधि द्वारा। 3 विधि बताया। सबसे पहला साधारण विधि द्वारा, इसको बोलेंगे साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। तो इसमें क्या है? संसद की साधारण विधि द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। तो देखो, निम्न संशोधन कौन से किए जा सकते हैं? नए राज्यों का निर्माण, यानी राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन किया जा सकता है दोस्तों, है ना। तो नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का गठन या उसके निर्माण, राज्य, क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है। संविधान की नागरिकता संबंधित अनुसूचित क्षेत्र, जनजातियों की प्रशासनिक संबंधित केंद्र द्वारा प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रशासन संबंधित व्यवस्था को भी संशोधन किया जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों, देखो साधारण विधि द्वारा मैंने बताया, तो साधारण विधि द्वारा के अंतर्गत क्या क्या आता है? राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ शर्तों के साथ राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन यानी विधान परिषद का गठन और समाप्ति भी इसी के अंतर्गत आती है। क्या बोला मैंने? कुछ शर्तों के साथ राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन यानी विधान परिषद का गठन या समाप्ति भी साधारण विधि द्वारा ही आती है। नागरिकता संबंधित प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है। अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित व्यवस्था, जो यहाँ पे लिख रखिए, अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित प्रशासन या व्यवस्था में संशोधन किया जा सकता है। संसदीय विशेषाधिकार में संशोधन किया जा सकता है। संसदीय विशेषाधिकार और संसद की जो गणपूर्ति होती है उसमें भी संसदीय गणपूर्ति, ये जो मैंने बोल के बताया इतना ही, फिर से बोल के बताया हूँ एक बार, है ना। क्या क्या बोला? राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन, कुछ शर्तों के साथ विधानमंडल में द्वितीय सदन यानी विधान परिषद का गठन और समाप्ति कर सकती है। नागरिकता, अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंधित व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय गणपूर्ति, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। संसद द्वारा कानून निर्माण अपनाई गई प्रक्रिया, द्वितीय अनुसूची की संसद द्वारा कानून निर्माण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया, ये भी इसके तहत ही आती है दोस्तों। द्वितीय अनुसूची की कुछ व्यवस्थाएं में भी परिवर्तन किया जा सकता है। द्वितीय अनुसूची की कुछ व्यवस्थाएं में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो मालूम, अब समझ में आया, इतनी सारी चीज बोल के बताया। अब मैंने समझो यहाँ पे विशेष बहुमत द्वारा यानी दूसरे नंबर का विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन, पहला समझ में आया। अब दूसरा विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन। तो इसमें क्या बोला गया है? विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन एक तो मूल अधिकार में किया जा सकता है, नीति निर्देश तत्व में किया जा सकता है, संविधान के अन्य सभी व्यवस्थाएं जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी में नहीं आती, समझो, संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाएं जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी में नहीं आती उसमें संशोधन किया जा सकता है। उन सब में संशोधन संसद द्वारा अपने दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के आधार पर किया जा सकता है दोस्तों। उन सब में संशोधन संसद द्वारा अपने दोनों सदन के 2/3 बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। तो यहाँ वही तो लिख रखा है जो मैंने बोल के बताया। देखो, यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 मतदान विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर वह संविधान संशोधन का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों और शक्तियों जैसे कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर,
ये इन चीजों को छोड़कर दोस्तों यहां जो बोला है, न्यायपालिका में नहीं कर सकते, राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं वाले और शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाएं की प्रक्रिया में संशोधन किया जा सकता है। संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, ये तीसरा आ गया दोस्तों, यहां से तीसरा आ गया। अब तीसरा पढ़ते हैं। तो तीसरा क्या था? तीसरा था विशिष्ट बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा संशोधन। तो ये तीसरा है, यहां से शुरू होता है ना तीसरा। तो इसमें क्या है, इसमें क्या क्या कर सकते हैं? तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन में किया जा सकता है ना। तो आगे बताता हूं मैं, पहले पढ़ लेते हैं। संसद के विशेष बहुमत या राज्य विधानमंडल की स्वीकृति में संशोधन, तो संसद के कुछ अनुच्छेद में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विश्वास बहुत तथा राज्य की कुल विधानसभा में आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है दोस्तों। तो इसके द्वारा किए गए जाने वाले संशोधन प्रमुख निम्न प्रकार के हैं। किसके द्वारा? विशिष्ट बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा संशोधन, तो तीसरे नंबर का था, उसके लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में कर सकते हैं अपन अनुच्छेद 54 के तहत, राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति में किया जा सकता है अनुच्छेद 55 के तहत, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो दिया गया है उसमें थोड़ा सा किया जा सकता है ना। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में संशोधन किया जा सकता है, केंद्र शासित राज्यों के उच्च न्यायालय में संशोधन किया जा सकता है, संघीय न्यायालय में संशोधन किया जा सकता है, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध में किया जा सकता है ना। राज्यों के उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। 7वीं अनुसूची में कोई विषय, उसमें संशोधन करना है, 7वीं अनुसूची के कोई विषय में। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो हुआ है उसमें किया जा सकता है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध जो दिए गए हैं उसमें भी किया जा सकता है। तो ये थी कुछ विशिष्ट बातें जो मैंने आपको बताया, समझ में आ गया। 3 विधि द्वारा यहाँ बताई गई है ना। तो साधारण विधि भी अपन ने पढ़ लिए, संसद के विशेष बहुमत और ये विशिष्ट और राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति, ये 3 यहाँ पे अपनाई गई है। पहली वाली यहाँ लिखी है, याली है जो बताया था मैंने, दूसरी वाली ये है, और तीसरी वाली कौन सी है? तीसरी वाली यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ पे नंबर नहीं डाला है इसने यहाँ से, है ना। ये इतना समझ में आया। तो संविधान प्रक्रिया के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी है, ऐसा नहीं है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी है जो मैं आपको बोल के बता देता हूं। तो संविधान संशोधन अधिनियम पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर मात्र एक औपचारिकता नहीं है दोस्तों, एक औपचारिकता नहीं है कि राष्ट्रपति ने सिर्फ हस्ताक्षर कर दिया और वो संविधान बन गया, ऐसा नहीं है। इसलिए क्या किया गया था, एक 24वें संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, है ना। तो जब कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष जाता है तो वह राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देनी होगी। यह बताया गया है इसके तहत 71 के तहत कि राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होगी। यदि दोनों संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ेगा। यह बताया गया अनुच्छेद 24वें संविधान संशोधन। जबकि ऐसा नहीं था, 1971 के पूर्व राष्ट्रपति इस पर अपनी असहमति व्यक्त कर सकता था, यानी राष्ट्रपति असहमति व्यक्त कर सकता था कि मेरे को हस्ताक्षर नहीं करना है। लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है 24वें संविधान संशोधन 1971 के बाद कि दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, है ना। इतना समझ में आया। उसके बाद देखो, राज्य के विधानमंडल किसी विधेयक को किसी समय में स्वीकार या अस्वीकार करेंगे इस प्रकार, यानी राज्य के विधानमंडल किसी विधेयक को कितने समय में स्वीकार या अस्वीकार करेंगे इस प्रकार की समय सीमा निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार की कोई कितने जल्दी करेंगे इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि किसी संशोधन विधेयक को लेकर दोनों सदनों में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो जाता है, मान लो, है ना, संविधान संशोधन को लेकर यदि किसी संविधान संशोधन विधेयक को लेकर दोनों सदनों में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो संविधान में संशोधन की पहल करने का अधिकार राज्यों के विधानमंडल के पास या देश की जनता के पास नहीं है दोस्तों। ये किसी के पास ही नहीं है, ना राज्यों के विधानमंडल के पास है, ना देश की जनता के पास, किसी के पास नहीं है इसका, यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। संविधान में संशोधन की पहल करने का अधिकार राज्यों के विधानमंडल के पास और देश की जनता के पास भी नहीं है, याद रखना है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव सिर्फ संसद द्वारा लाया जा सकता है, इतना याद रखना है, सिर्फ संसद के द्वारा लाया जा सकता है ना। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के मूल ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 368 के तहत संविधान के मूल ढांचे, ये इंपॉर्टेंट है,
मूल ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। मूल ढांचे से क्या तात्पर्य है? यहाँ मूल ढांचे से तात्पर्य संविधान के निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीति और लोकतंत्र आदर्शों को प्रस्तुत करता है। क्या बोला मैंने? मूल ढांचे का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीति और लोकतंत्र आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन द्वारा नहीं हटाया जा सकता। इन प्रावधानों को संशोधन द्वारा नहीं हटाया जा सकता। तो इस तरीके से हमारा संविधान संशोधन खत्म। काम की जानकारी मैंने आपको दिया। बस अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरे संविधान संशोधन, अब तक के हुए सारे संविधान संशोधन को एक साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते। ये लेक्चर को सिर्फ आप देख लें, आपके पास जो भी बुक हो, जो भी मटेरियल हो, उससे आप पढ़ें तो आपको आसानी जाएगी। बस ये नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।